हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक के अंदर हम ग्रुप 16 कर रहे थे। ग्रुप 16 में हमने क्या किया था पिछले भाग में? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रिपरेशन हमने देखी थी। आज हमने प्रॉपर्टीज करनी है और देन फिर ये ग्रुप 16 आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो इसमें हमारा क्या चल रहा है? पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के अंदर हम कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो आज हमें बात करनी है इसकी प्रॉपर्टीज की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड शो करता है ना। उसके बारे में देखेंगे। पहले तो सबसे पहले आपको पता है कि जो H2SO4 है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और होता कैसा, अगर आपने लैब में देखा इसको, तो कलरलेस होता है ये, ठीक है ना। कलरलेस है, डेंस ऑयली लिक्विड होता है ना। ऑयली लिक्विड जैसा होता है। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है? इट इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड। अगर आप देखें लैब में तो डेंस ऑयली लिक्विड जैसा दिखता है ये, ठीक है। लगभग इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 के आसपास होती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये जो एसिड है ये आपका फ्रीज करता है 283 केल्विन पे, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इसका 283 केल्विन है, ठीक है ना। और आपका जो बॉयल करेगा ये बॉयल 611 केल्विन के आसपास, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, अगर ये डिसॉल्व होता है वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या क्या निकलती है वहां से? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है ना। जब इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, इट डिसॉल्व इन वाटर, जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या करता है? विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कह सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, है ना। जब लैब में कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाइल्यूट किया जाता है तो क्या करते हैं हम? कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम वाटर में क्या करते हैं? वाटर में डालते हैं उसको, है ना। वाटर में डालते हैं, कैसे डालते हैं? अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, या बीकर के जो साइड होती है उसके द्वारा उसको डाला जाता है। एकदम से नहीं डालते। और कभी हम पानी को एसिड में नहीं डालते, उसको डाइल्यूट करने के लिए हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाता है, क्योंकि अगर आप पानी को डालेंगे एसिड में तो उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहुत अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो सकती है, जिससे कि आपके ऊपर गिर सकता है, आग लगने का खतरा हो सकता है, अलग अलग चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने H2SO4 को पानी में डाला डाइल्यूट करने के लिए, तो बहुत अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। अगर आपने कभी किया हो तो आप उस बीकर को छू के देखेंगे तो वो आपको जिसके जो वॉल्स है बीकर की, वो आपको कैसी वार्म दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये करते हैं, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो पहली बात, दो बातें आपने सीखी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो केमिकल रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो किस किस कारण होती है? जो केमिकल रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ क्या करता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। H2SO4 शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक H2SO4 शो करता है। जैसे कि पहला, लो सॉल्युबिलिटी। क्या करता है? लो सॉल्युबिलिटी करता है, ठीक है ना। लो वोलेटाइल है ये, ठीक है ना। वोलेटाइल आप समझते हैं, जो एकदम से क्या बन जाए? वेपर की फॉर्म में उड़ जाए। तो इसकी लो वोलेटाइल नेचर है, एकदम से वेपर नहीं बनाता है, ठीक है ना। एकदम से वेपर नहीं बनाता, लो वोलेटाइल नेचर होता है इसका। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। अभी आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर क्यों है? एकदम से क्या कर देता है? अपने जो आयंस है उनको लिबरेट कर देता है। H2SO4 कैसा है? ये है H2SO4। जैसे आपने इसको क्या करा? पानी में डिसॉल्व किया। पानी में डिसॉल्व करने से क्या होगा? एकदम से यहाँ से क्या होता है? H निकलता है, वो H2 के साथ मिलकर H3+ बना देता है, प्लस साथ में HSO4 नेगेटिव।
फिर तुरंत से क्या होता है, एक जो बचा वाला HSO4 नेगेटिव है ये वापस से पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, H3O प्लस बनाएगा और साथ में SO4 नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो जो पहला वाला है, मतलब जो पहला H प्लस निकलता है वो एकदम से निकलता है, उसका अगर Ka की वैल्यू होती है, जो उसकी Ka वैल्यू होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन दूसरा वाला H निकलता है Ka2 है ना, वो Ka2 की वैल्यू कम होती है। पूछते में कि वाई, कि जब जो Ka1 है H2SO4 का जो Ka1 है, Ka1 समझते हैं ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ से H का निकलना, तो क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है वो। तो पहला H निकला, उसका K बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा KH उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है इसका। ठीक है, चौथी बात, दूसरी बात थी आपकी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। तीसरी बात होती है आपकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के लिए क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, एकदम से वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है ना। चौथी बात, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। क्या होता है, इसके पास एबिलिटी है, एबिलिटी टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी क्या करता है, एक्ट करता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करके ये कई सारी चीजें कर सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था Ka वैल्यू में, ये इसकी जो Ka1 वाली वैल्यूज होती है, तो पहला डिसोशिएट हुआ आपका Ka1 है ना, Ka1 की जो वैल्यू है पहले के लिए वो कम से कम 10 से भी ज्यादा होती है ना, 10 से भी ज्यादा है। और जो Ka2 वैल्यू है वो बहुत कम होती है, Ka2 वैल्यू आपकी काफी कम है, कितनी, 1.2 इंटू 10⁻⁻2 है ना। तो देखिए आप, Ka1 बहुत ज्यादा है, Ka2 बहुत कम है ना। तो जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी, Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर दी एसिड है ना, स्ट्रॉन्गर दी एसिड, उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज Ka1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2 फॉर H2SO4 इन वाटर। जो Ka1 है वो बहुत ज्यादा क्यों है Ka1 के मुकाबले वाटर में। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया। ठीक है ना। चलिए, हमने बात करी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये बिहेव करता है। ठीक है ना। अब अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, H2SO4 की अगली प्रॉपर्टी है कि आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेट मतलब डिहाइड्रेट करते, आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी हो गई, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। पानी की कमी को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो H2SO4 एक कंसंट्रेटेड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग। ये क्या करता है, इसको जब हम क्या करते हैं, बहुत सारी गैसेस को ये ड्राई कर देता है। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी गैसेस को H2SO4 से पास कराते हैं, तो H2SO4 क्या करता है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगा और उनको क्या कर देता है, ड्राई कर देता है। ठीक है ना। अच्छा, बस हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो गैस है वो एसिड के साथ रिएक्ट ना करे। बस गैस को हमने क्या पास कराया H2SO4 में, जैसे हमने H2SO4 में उसको पास कराया, इस बात का ध्यान रखना है कि जो गैस है वो रिएक्ट ना करे H2SO4 के साथ, सिर्फ H2SO4 क्या किया, वहां से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और उसको क्या कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा। ठीक है ना, डिहाइड्रेट कर देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे वाटर निकालने के भी काम आता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक इसका जैसे जो आपका वो होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं C12H22O11, इनको भी, इससे भी वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या करो आप H2SO4 पास कराओ, है ना। तो आप देखेंगे इससे आपको क्या मिल जाएगा, 12C + 11H2, है ना। देखेंगे आप यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए, तो इसने इसको क्या कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी ये काम करता है।
आई बात समझ में आपको? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन का एजेंट का भी ये काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए ये बात रही। अगली बात कि कंसंट्रेटेड हॉट का आपका सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, आपको बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और ये क्या करता है, बहुत सारे जैसे कि कॉपर को कॉपर सल्फेट में बदल देगा, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में बदल देता है, ठीक है ना, और आपका कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इस तरीके से क्या करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, रिड्यूस करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, रिड्यूस करना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होने के नाते ये क्या करता है, अगर आप कॉपर में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें, आपने क्या किया, कॉपर में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो ये बदल देगा इसको कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। देखो ऑक्सीडाइज कर दिया इसने, कॉपर सल्फेट में इसको बदल दिया, ठीक है ना। और SO2 प्लस H2, ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरा जैसे कि सल्फर है, सल्फर इसको बोला H2SO4 है ना, तो इसको क्या कर देगा, SO2 में कर देगा, SO2 में चले जाएगा और H2 आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से कार्बन, कार्बन को जब आप H2SO4 से करोगे तो कार्बन का H2SO4 से करने पे किस में चले जाएगा, CO2 में चले जाएगा और प्लस H2O में चले जाएगा, प्लस SO2 में चले जाएगा, है ना। इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से ये चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये था बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इस तरीके से है कि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स और मेटल को ऑक्सीडाइज करता है। कौन करता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से काम आता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह यूज होता है कौन, H2SO4, ठीक। तो ये था बच्चों सारा का सारा आपके पास H2SO4, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है SO2 इज पास थ्रू वाटर। जब SO2 को आप वाटर से पास कराएंगे तो क्या बनेगा, SO3 करिए इसको, SO3 इज पास्ड SO3 इज पास थ्रू वाटर। SO3 को जब वाटर से पास कराएंगे तो क्या बनता है, SO3 को हमने क्या डाला, SO3 में हमने वाटर डाला, SO3 में हम वाटर डालते हैं तो क्या बन जाता है, H2SO4। क्या बनेगा, H2SO4, ठीक है। दूसरा कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 में हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, है ना। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे अगर आप CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड में, तो क्या बना देगा, ये कैल्शियम सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा HF, ठीक है ना, HF बनाएगा। बैलेंस हम इसको कर सकते हैं, पर मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनता है और साथ ही साथ में HF बनता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस HF, ठीक है ना। आई बात समझ में। SO3 को पास कराया वाटर के साथ तो SO3 प्लस H2O को कराया, H2SO4 बना। कैल्शियम फ्लोराइड में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो कैल्शियम सल्फेट प्लस HF बना, ठीक है ना। तो ये था आपका इस तरीके से। अच्छा एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वाई राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। राइट द condition to maximize the yield of H2SO4 by contact process, ठीक है ना। राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, कंडीशन बतानी है टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप किस तरीके से ये कर सकते हैं, इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो क्या मतलब H2SO4 आपको बनाना है अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, अगर आपको H2SO4 बनाना है तो क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं, ठीक है ना।
क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। एक तो आपने क्या रखना, हाई प्रेशर, पहली कंडीशन है हाई प्रेशर, क्या है पहली कंडीशन है हाई प्रेशर। दूसरी लो टेम्परेचर, पहली हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, दूसरा है कैटलिस्ट, तीसरा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, V2O5 एनिडियम ऑक्साइड, है ना। कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं हम बच्चों, V2O5 कैटलिस्ट यूज करते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है ना, वेनेडियम ऑक्साइड यूज करा जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा हम क्या कर सकते हैं, H2SO4 की यील्ड को मैक्सिमम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा हम H2SO4 की यील्ड को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। ये कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है। चलिए, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। अगर यूज की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड के क्या क्या यूजेज है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के क्या क्या यूजेज है। तो एक तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्रियल केमिकल है ना। केमिकल की तरह यूज होता है, इंडस्ट्रीज में केमिकल की तरह यूज होता है। बहुत सारे एक लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है ना। और कहाँ यूज होता है ये, इसका यूज अलग अलग जगह है, जैसे कि आपका फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर में अमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, है ना। ये सारे यूज सल्फ्यूरिक एसिड के सारे यूज है आपके, ठीक है ना। ये सारे के सारे यूज सल्फ्यूरिक एसिड के हैं आपके, ठीक है ना। चलिए, आई बात समझ में आपको किस तरीके से ये चीजें हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों ग्रुप 16 आपका कंप्लीट हो गया है ना। ग्रुप 16 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो दो ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं, ग्रुप 15 और ग्रुप 16। ग्रुप 15 में पहला मेंबर आपको पता होगा नाइट्रोजन, ग्रुप 16 का पहला मेंबर ऑक्सीजन। ग्रुप 16 को हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं। ग्रुप 16 में जो हमने पढ़ा उन्हें हम क्या कहते हैं, कैल्कोजेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। कैल्कोजेंस कहते हैं ग्रुप 16 को। ग्रुप 16 में एक क्विक रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हमने ग्रुप 16 के बारे में आपको बताया था। ग्रुप 16 के कौन कौन से एलिमेंट है, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, है ना। ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स थे। हमने देखा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी NH2NP4 होती है। फिर हमने बात की थी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सब बात की थी। फिर हमने बात की कि डाइऑक्सीजन, तो डाइऑक्सीजन है O2 कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हमने बात की थी कि क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स जैसे कि क्लोरेट्स हो गया, पोटेशियम क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, इनको क्या करते हैं, हीट करेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। ये प्रिपरेशन थी। दूसरा हमने कहा थर्मल डिकम्पोजिशन करो, किसका करो, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं जैसे सिल्वर के, है ना, और मर्क्यूरी के, उनके ऑक्साइड को क्या करो, उनके ऑक्साइड से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। या फिर हायर ऑक्साइड ऑफ सब मेटल, कुछ मेटल के हायर ऑक्साइड जैसे कि लेड का, है ना, Pb3O4, इसको करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगी। फिर हमने बोला कि H2O2 परऑक्साइड्स को क्या करो, MnO2 की प्रेजेंस में करो तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। लार्ज स्केल में कैसे किया जाता है, लार्ज स्केल में दो तरीके से करते हैं, एक तो वाटर से, एक एयर से। एयर का क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में हम एयर को भरते हैं और वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मैच करता जाएगा वैसे वैसे गैस बाहर निकलती जाएगी, उस सीरीज में हमें O2 मिल जाएगी। दूसरा, हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर लो। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करो। तो वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो उसको ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और हमने देखा था कि हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होती है, कैथोड पे, ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होती है, एनोड पे। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है वाटर का। तो हमने कहा प्रॉपर्टीज में कलरलेस, ऑर्डरलेस होती है। O2 के पास यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करती है। इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। क्यों करता है, क्योंकि इसका जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इस वजह से क्या है ये, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। ये हमने बोला, हमने बात की थी कि ये डायरेक्टली सारे मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कुछ आपके मेटल्स को छोड़ के, गोल्ड, प्लेटिनियम और
कुछ नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सबसे रिएक्ट करता है। हमने बात की थी कि ये जब कंबाइन करता है अदर एलिमेंट के साथ तो स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। क्या करता है? स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक, जब ये कंबाइन करेगा अदर एलिमेंट, जैसे कैल्शियम के साथ इसने कंबाइन किया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, कार्बन के साथ करा, एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 बनाता है, फॉस्फोरस के साथ क्या बना रहा है आपका P4O10 बना रहा है। इस तरीके से ये अदर एलिमेंट के साथ भी स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक तरह से कंबाइन करता है। हमने बात करी सिंपल ऑक्साइड्स की, कि सिंपल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो बाइनरी कंपाउंड है, ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ, उन्हें हम ऑक्साइड्स कहते हैं। हमने बात की ऑक्साइड्स में अलग अलग तरीके के ऑक्साइड्स आते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलके एसिड देता है उसे एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। SO2, Cl2O7, CO2, N2O5, है ना। जैसे कि हमने SO3 को वाटर में मिलाया तो H2SO3 मिला, सल्फ्यूरस एसिड मिला, है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? कुछ मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक होंगे बट वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए, जैसे कि Mn2O7 या CrO3 या V2O5, इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन करके बेस दे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, आपका Na2O, सोडियम ऑक्साइड BaO। आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। मेटेलिक ऑक्साइड दो तरीके के बिहेवियर शो करता है, कुछ एसिडिक कुछ बेसिक। तो दोनों शो करेंगे, एसिडिक और बेसिक, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जैसे कि Al2O3 हो गया, ZnO हो गया, ये दोनों की तरह बिहेवियर शो करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? कि ऐसे ऑक्साइड जो नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक है, उन्हें हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया, N2O हो गया, इस तरीके से। तो हमने बात करी ओजोन को। ओजोन क्या है? O3। ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, ये कम से कम 20 किलोमीटर की हाइट पे मिलती है। बनती कैसी है? जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ओजोन फॉर्म होती है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत रिएक्टिव है आपकी एटमॉस्फेयर में, क्या है? काफी ज्यादा रिएक्टिव है। जब स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन को हम पास कराते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से, तो ऑक्सीजन आपकी ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। जो प्रोडक्ट बनता है उसे ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन को पास कराते समय हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि डिकम्पोजिशन, उसका जो डिकम्पोजिशन है उसको हम रोक सके, उसकी डिकम्पोजिशन को हम बचा सके, इसलिए हम करते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, ठीक है ना। प्रॉपर्टी, पेल ब्लू गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड है, वायलेट ब्लैक सॉलिड्स है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन में बिल्कुल हार्मलेस नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए इसकी 100 ppm से ज्यादा तो हमें ब्रीथिंग में अनकंफर्टेबल हो जाएगा, हेडेक, नोजिया, इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। O3 थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है ऑक्सीजन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जब ये O2 में डिकम्पोज होती है उससे क्या हो जाता है? हीट निकलेगी, हीट निकलने से एंट्रोपी बढ़ जाती है सिस्टम की, तो एंट्रोपी बढ़ने से इसलिए ये चीज होती है ना। एंट्रोपी बढ़ने से इसके पास जो डेल्टा जी है काफी ज्यादा नेगेटिव आता है, इस वजह से। O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है नेसेंट ऑक्सीजन के लिबरेशन से। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसके लिबरेशन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करती है। लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में बदल रही है, आप देख रहे होंगे। आयोडाइड को इसने आयोडीन में बदला, है ना, तो ये ऑक्सीडाइज कर रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। कैसे O3 का हम क्वांटिटेटिवली एस्टिमेशन कर सकते हैं? O3 को हम एक्सेस KI के साथ आप वो कराओ, रिएक्ट कराओ तो I2 लिबरेट होगी। क्या होगी? आयोडीन लिबरेट होगी, और उस आयोडीन को जब आप टाइट्रेट करोगे अंडर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट तो ये इसका एस्टिमेटेड इसको हम क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भाई O3 अगर NO के साथ रिएक्ट करती है तो NO2 देती है, जो कहाँ से निकलती है? सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन होते हैं उनके एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलती है, ठीक है ना। अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट क्यों हो रही है? धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है CFC वगैरह के यूज से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज से, जो हम AC वगैरह और जगह यूज करते थे, जिसका अभी हमने क्या कर दिया है? यूज करना बंद कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, O3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने देखा कैसा? मॉलिक्यूलर एंगुलर है, बेंट जैसा है ना।
ये इसका एंगुलर मॉलिक्यूल है। जर्मिसाइड की तरह यूज होता है जर्म्स को मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, पानी को स्टेरिलाइज करता है वहां से इन्फेक्ट्स को मारने के लिए। तो ये सारे के सारे इसके यूजेस थे। और ब्लीचिंग के ब्लीचिंग के जैसे यूज होता है ऑयल्स को ब्लीच करने में, फ्लोर स्टार्च को ब्लीच करने में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का मैन्युफैक्चर में, ठीक है ना। उसके बाद सल्फर की कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म है हमारे पास दो तरीके की, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर रोम्बिक सल्फर कहलाता था, बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक, है ना। अच्छा, सबसे स्टेबल फॉर्म रूम टेम्परेचर में रोम्बिक सल्फर होती है। रोम्बिक सल्फर को हीट करो अबव 369 केल्विन से ऊपर तो मोनोक्लिनिक में बदल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, स्टेबल दोनों 369 पे ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, मतलब बीच का टेम्परेचर है। इससे ऊपर मोनोक्लिनिक स्टेबल है और उससे नीचे रोम्बिक सल्फर स्टेबल है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अल्फा सल्फर येलो कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना है। इवेपोरेट करोगे रोल सल्फर को CH2 के फॉर्म में, मतलब CH2 के साथ रोल सल्फर को क्या किया हमने, इवेपोरेट करा इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो आपको अल्फा सल्फर मिलेगा। वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ एक्सटेंट में आपका बेंजीन, अल्कोहल, ईथर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। CH2 में तो बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है। मोनोक्लिनिक सल्फर 390 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है, CH2 में सॉल्युबल है। अल्फा सल्फर को हमने मेल्ट करा एक डिश में, मेल्ट करने के बाद हमने उसको डिश में कूल करते हैं जब तक क्रस्ट ना बन जाए। उसके बाद उन क्रस्ट में हमने क्या दो छेद करे क्रस्ट में, जिस दो छेद करने के बाद कलरलेस नीडल शेप के क्रिस्टल बनते हैं, है ना। वो कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल ही मोनोक्लिनिक सल्फर कहलाते हैं। स्टेबल है 369 केल्विन से ऊपर, है ना। और अगर 369 केल्विन से नीचे चले जाए हम टेम्परेचर तो ये अल्फा सल्फर में बदल जाएगा। उसके बाद हमने बोला कि अल्फा और बीटा सल्फर दोनों एसिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एसिड रिंग होती है दोनों में, है ना। अच्छा, और क्राउन शेप की जैसे दिखती है, जैसे कि हम यहाँ पे देखोगे आप इस तरीके से एक क्राउन शेप है, ठीक है ना। दूसरा S6 भी होता है, S6 चेयर की फॉर्म ले लेता है। एलिवेटेड टेम्परेचर कम से कम 1000 केल्विन के आसपास। S2 क्या है, एक डोमिनेंट स्पीसीज और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही है। क्यों कर रही है, ऑक्सीजन के जैसे ही इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहाँ होते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है ना। पूछते हैं कि भाई कौन सी फॉर्म सल्फर की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही है, तो S2 करती है, क्योंकि इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के जैसे। दोनों के पास अगर देखो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भाई सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, दोनों के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करे। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, है ना। तो इवन देखने से तो पता चल रहा है कि इवन है, पेयर्ड होंगे, लेकिन अंदर जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है वहां पे इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस वजह से पैरामैग्नेटिक शो करती है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा आज ग्रुप 16 हमने कंप्लीट किया H2SO4 की प्रॉपर्टीज के साथ। तो समझ में आया होगा आपको किस तरीके से प्रॉपर्टीज है। अगले भाग में हम ग्रुप 17 लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।